एक दिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर, अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठे थे। अमरनाथ और दीप, तुम दोनों इस इलाके के बेस्ट शिकारी हो। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस जंगल में भेड़िए बहुत बढ़ गए हैं और वो कोई आम भेड़िए नहीं लगते, थोड़े अजीब है। आप फिक्र मत करो सर जी, काम हो जाएगा। कल सुबह तक सारे भेड़िए खत्म हो जाएंगे। पर ये काम आप भी तो कर सकते हैं, हमारी क्या जरूरत है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम सरकारी आदमी हैं और इसीलिए हमें जंगल के किसी भी जानवर को मारने की इजाजत नहीं है। ठीक है, पर इसके पैसे? काम होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अचानक दीप का ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गया। वहां उसने देखा कि किसी जानवर ने ऑफिसर को पंजा मारा था। ये पंजा किसने मारा आपको? किस जंगली जानवर के साथ सामना हुआ था आपका? अरे नहीं नहीं, ये तो बस प्रैक्टिस करते वक्त लोहे के तार से टकराया था, तभी ये चोट आ गई थी मुझे। दीप को ऑफिसर के जवाब पर पूरा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो निशान उसे किसी जंगली जानवर का ही लग रहा था। बात खत्म होते ही अमरनाथ और दीप वहां से चले गए। उसी रात अमरनाथ और दीप शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए। वो दोनों ही गाड़ी से घने जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अमरनाथ गाड़ी चला रहा था और दीप उसके बगल में बैठा हुआ था। इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या हम शिकार करने सुबह नहीं जा सकते थे? नहीं, सुबह शिकार करने में मजा नहीं आता। इसमें मजे की क्या बात है? रात को कितना खतरा होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जंगल और यहाँ के जानवर हमारे लिए नए हैं। कोई खतरा नहीं होता। रात में सब जंगली जानवर सो जाते हैं और तभी उनका शिकार करना आसान होता है। सुबह के वक्त वही जानवर अलर्ट होते हैं और तभी उनसे हमें ज्यादा खतरा हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर जाग रहा होगा तो क्या उसे भी हमेशा के लिए सुला देंगे? तू तो बिना बात के डरता रहता है। चुप, कुछ नहीं होगा। दीप बहुत ही डरा हुआ था। अमरनाथ ने जंगल के बीचों बीच गाड़ी को रोक दिया और दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। जंगल बहुत घना था, इसलिए चांद की रोशनी भी उन तक ज्यादा नहीं आ रही थी। अमरनाथ ने गाड़ी से 2 बंदूकें निकाली और एक दीप के हाथों में थमा दी और कहा, ये ले बंदूक, फुल्ली लोडेड है। अगर कोई भेड़िया तुझे दिखे तो सीधा शूट कर देना। सुबह तक काम खत्म करना है। और हाँ, अब तू डरना बंद कर, मैं हूं तेरे साथ। चल अब। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़ने लगे। उतने में उन्हें एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दीप वो आवाज सुनकर थोड़ा डर गया, पर अमरनाथ वो आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। लगता है हम पहुंच गए। चल, भेड़ियों का शिकार करते हैं। अमरनाथ भागता हुआ आगे बढ़ने लगा। दीप भी उसके पीछे भागने लगा, पर अमरनाथ तेजी से भागकर आगे निकल गया। अमरनाथ, अरे मेरे लिए रुको जरा। अमरनाथ! दीप अचानक से रुक गया। उसे अमरनाथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने वहीं रुककर आवाज लगाना शुरू किया। अमरनाथ! अमरनाथ! कहाँ है तू? अमरनाथ! बहुत दूर से अमरनाथ की आवाज आई। अरे मैं यहां हूं, जल्दी से आगे आ जा। दीप डरते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया
उस भेड़िए को देखकर दीप से डर के मारे बंदूक भी नहीं उठाई गई, क्योंकि वो कोई मामूली भेड़िया नहीं था। वो भेड़िया आम भेड़ियों की तुलना में काफी बड़ा था, और सबसे भयानक बात ये थी कि उसे 2 सिर थे। वो बेहद खूंखार लग रहा था। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे, इसके तो 2 सिर है। ऐसा भेड़िया मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। देखोगे भी नहीं, क्योंकि हम इस जंगल में ही रहते हैं। भेड़िए के मुंह से आवाज सुनकर दीप और भी ज्यादा डर गया। तुम बोल भी सकते हो? हाँ, और हम सिर्फ इंसान खाते हैं। भेड़िए की ये बात सुनकर दीप वहां से भागने लगा। भेड़िया भी उसके पीछे भागा। यहाँ अमरनाथ बंदूक हाथ में लिए ध्यान से चल रहा था कि तभी अचानक उसे दीप के चिल्लाने की आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ा। दीप, क्या हुआ तुझे? कहां पर है तू? वो दीप की आवाज के दिशा में भागने लगा। अचानक उसे बहुत सारे भेड़ियों की रोने की आवाज आने लगी। वो थोड़ा डर गया, पर फिर भी भागता रहा। रास्ते में उसे दीप की पड़ी हुई बंदूक नजर आई। पता नहीं कहां चला गया ये। दीप, दीप! अमरनाथ ने फिर भागना शुरू किया, पर भागते भागते उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसने पीछे देखा तो डर के मारे सुन्न हो गया। नीचे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और बगल में खून में लिपटे हुए दीप के कपड़े। तभी उसे पीछे से झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि 4 लाल आंखें उसे घूर रही थी। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उन आंखों की तरफ तान के खड़ा रहा। अच्छा, तो तुम 2 भेड़िए हो, आ जाओ। वो 4 लाल आंखें जैसे ही झाड़ियों से बाहर आई, अमरनाथ डर से कांपने लगा। उस 2 सिर वाले बड़े भेड़िए को देखकर अमरनाथ के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली। उस भेड़िए के दोनों मुंह से खून टपक रहा था। वो अमरनाथ की तरफ बढ़ने लगा। अमरनाथ ने हिम्मत करके उस पर एक गोली चलाई, पर वो गोली एक मामूली पत्थर की तरह उस भेड़िए के पेट से टकराई और नीचे गिर गई। उसने दूसरी गोली मारी, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे इन खिलौनों से हमें कुछ नहीं होगा। भेड़िए की वो भयानक आवाज सुनकर अमरनाथ बुरी तरह से डर गया और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। वो उस भेड़िए से अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे जाने दो, मैं आगे से इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। इस जंगल में कोई शिकार करने नहीं आ सकता, पर तुम यहाँ तक आ गए। मुझे बताओ, हमें मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने। उस ऑफिसर को कल ही मार देना चाहिए था, पर वो बच के निकल गया। मुझे लगा हमारे डर से वो जंगल की तरफ फिर से नहीं आएगा, पर मैं गलत था। कोई बात नहीं, तुम्हारे बाद उसको भी खत्म कर देंगे। मतलब उस ऑफिसर को तुम्हारे बारे में पता था, फिर भी उसने हमें यहाँ मरने के लिए भेजा? कल मैंने उसके हाथ पर एक वार किया था, पर वो भाग गया। आज उसके घर में घुसकर उसे मारूंगा। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ा और उसने जोर से उसकी छाती पर पंजे से 2 वार किए। अमरनाथ के कान और मुंह से खून बहने लगा। भेड़िए ने आगे बढ़कर उसके पेट को अपने दांतों से फाड़ दिया और अमरनाथ की वहीं मौत हो गई। उस भेड़िए के मुंह से
बहुत सारा खून टपक रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और बहुत सारी लाल आंखें दिखने लगी। तुम सब इसे खाओ, तब तक मैं उस ऑफिसर को देखता हूँ। आज के बाद कोई भी हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकला और बहुत सारे उसके जैसे दिखने वाले भेड़िए झाड़ियों से आकर अमरनाथ की लाश को खाने लगे। ऑफिसर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो जाग गया। दरवाजा खुलते ही उसे दीवार पर उस भेड़िए की परछाई दिखने लगी और वो काफी डर गया। भेड़िया गुस्से में ऑफिसर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ऑफिसर ने तुरंत टेबल पर पड़ी हुई बंदूक उठाई और भेड़िए पर गोली चलाने लगा। भूल गए क्या ऑफिसर, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भेड़िए ने एकदम से ऑफिसर पर छलांग लगाई और एक ही वार में उसे मार दिया। ऑफिसर को मारने के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाया। उस हादसे के बाद उस जंगल की तरफ कोई भी इंसान जाने से डरने लगा। पर भूख लगने पर वो भेड़िए इंसानों की बस्ती में आकर लोगों को खाने जाते थे। अक्सर देखा गया है, लोगों को डराने के लिए कहीं सुनी बातों को बताकर डराया जाता है। सुनने वाला भी हकीकत जाने बगैर खौफ के साए में डर डर कर जीता रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कहीं सुनी बातें हमेशा सच होती हैं। वो बातें झूठ भी हो सकती है। सो हमने सुबह ही कहा था कि हवेली की साफ सफाई कर देना, लेकिन आज खेत का काम करते करते इतनी देर हो गई कि सुबह का काम अब रात में करना पड़ेगा। विनोद बाबू, आज तो पूरी नींद हराम समझो। इस सब से डर के मारे विनोद की हालत खराब हो जाती है। बावजूद इसके विनोद हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है कि तभी उसके चेहरे के ठीक सामने ऊपर से एक डरावनी चुड़ैल की शक्ल आ जाती है, जो चमगादड़ की तरह उसके सामने झूलने लगती है। उसे देख विनोद की घी बंध जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगती है। छोड़ दे चुड़ैल, हमको छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। तू हवेली में क्यों आया? नहीं आना चाहिए तुझे। गलती हो गई मेरी माँ, दोबारा कभी इस हवेली में नहीं आएंगे। छोड़ दे हमें। अरे छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे। अरे अरे विनोद भाई, संभालो खुद को। क्या हुआ? अरे इतने डरे हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? चुड़ैल, सोहन भाई, हवेली में चुड़ैल है। चुड़ैल? अरे ये क्या कह रहे हो? सच कह रहे हैं भाई, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम जिंदा बच के आ गए हैं, वरना उस चुड़ैल ने तो हमें मार ही डाला था। भाई तुम पकड़ो तुम्हारी हवेली की चाबी, हमसे तो उसकी साफ सफाई ना हो पाएगी। हम तो कहते हैं अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके उस हवेली से पल्ला झाड़ दो।
कहीं उस चुड़ैल के हत्थे चढ़ गए तो राम नाम सत्य समझो। राम, सड़क पर गाड़ी चलाने के बजाय ये उबड़-खबड़ जगह पर क्यों चला रहे हो? ये गांव की कच्ची सड़क है रुक्मिणी, शहर की स्मूथ सड़क नहीं। ये कच्ची सड़क नहीं, नरक जाने वाली कच्ची सड़क है। पता नहीं तुम्हारे गांव में पक्की सड़क कब बनेगी। सड़क बने ना बने, उससे हमें क्या? एक बार हवेली बेच दे, उसके बाद यहाँ कभी आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राम और रुक्मिणी हवेली बेचने आ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं उनकी पुश्तैनी हवेली में चुड़ैल के रूप में उनकी मौत मंडरा रही है। अब देखना ये है कि दोनों के साथ क्या होगा। प्रणाम मालिक मालकिन, आप लोग अंदर चलिए, हम सामान लेकर आते हैं। सोहम, हवेली की साफ सफाई हो गई है ना? नहीं मालिक, सफाई तो नहीं हो पाई। व्हाट? तुम्हें बताया था ना कि 3 दिन में हवेली खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर साफ सफाई नहीं हुई होगी तो बेचने में मुश्किल हो सकती है। हवेली बेचने की मुश्किल बहुत बड़ी हो चुकी है मालिक। मतलब कहना क्या चाहता है तू? मालिक, इतने लंबे समय से हवेली खाली पड़ी थी तो किसी चुड़ैल ने उस पर कब्जा कर लिया है, और वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। चाहो तो आप पूरे गांव से पूछ सकते हो। गांव की छोड़, तू बता, तूने वो चुड़ैल देखी अपनी आंखों से? नहीं मालिक, देखी तो नहीं, मगर जब तूने चुड़ैल देखी ही नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों कर रहा है? लोगों का क्या है, वो तो दूसरों की जेब में 2 पैसे जाते देखकर जलन के मारे सूखने लगते हैं। ऐसे ही किसी गांव के आदमी ने यह अफवाह उड़ाई होगी, और ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम अभी हवेली जाओ और अच्छे से साफ सफाई करके आओ। जाओ। जी मालिक। चुड़ैल न होने की बात पर सोहन हामी तो भर देता है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चलता है कि उसे पूरा यकीन है कि हवेली में चुड़ैल है। क्या सोच रहे हो राम? सोच रहा हूँ मैं भी हवेली का चक्कर लगा ही लूं, देखूं तो सही इस चुड़ैल की कहानी के पीछे की सच्चाई है क्या। बेकार की बातों पर जाने की जरूरत नहीं है राम, आराम करो तुम। छोड़ चुड़ैल, छोड़ मुझे, छोड़ दे। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल। सोहन, सोहन रुको, क्या हुआ सोहन? चुड़ैल, मालिक अंदर चुड़ैल है, भागिए यहाँ से जल्दी। कोई नहीं भागेगा यहाँ से सोहन, संभालो खुद को। अभी संभालने का नहीं, भागने का समय है मालिक, वो मार डालेगी हमें। हम सच कह रहे हैं मालिक, अब तो हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है उस चुड़ैल को, बहुत खतरनाक है वो। देखिए मेरी गर्दन पर उसके नाखूनों के निशान हैं, देखिए। राम, उधर देखो। कहाँ? अरे अभी तो वही थी, कहाँ गई? राम, मुझे लगता है हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। कल दिन में सोचते हैं हमें क्या करना है। मैं सच कह रही हूँ राम, शुरू में मुझे भी ये सब बकवास ही लग रहा था, लेकिन कल जो सोहन के साथ हुआ और जो मैंने हवेली में देखा,
उसके बाद मैं भी पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हवेली में चुड़ैल है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रुक्मणी। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुम गांव वालों के अंधविश्वास पर विश्वास करती हो। मैं अंधविश्वास नहीं करती राम, लेकिन कल जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुठला दूं? वो तुम्हारी नजरों का धोखा भी तो हो सकता है रुक्मणी। वो नजरों का धोखा नहीं था राम, वो सच था। वहाँ चुड़ैल थी। खैर, मैंने फैसला कर लिया है। हम इस हवेली को बेचने में अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते राम। हम अपनी मेहनत की कमाई से शहर में कोई अच्छा घर खरीद लेंगे। हम आज के आज अब भी घर वापस जाएंगे। चलो, मैं सामान पैक करती हूँ। रुक्मणी, शांत हो जाओ। हम चलेंगे, लेकिन आज नहीं, परसों सुबह। मुझे गांव में एक और काम है। कल तक मैं उसे निपटा लूंगा, फिर चलेंगे। राम ने रुक्मणी को काम का बहाना देकर रोक तो लिया, लेकिन उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि हवेली में कोई चुड़ैल है। इसलिए सच्चाई की तह तक जाने के लिए वो उठा और टॉर्च लेकर कमरे से बाहर निकल गया। राम हवेली के अंदर आकर टॉर्च की मदद से चुड़ैल की सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि तभी वो देखता है हॉल के एक कोने में मुर्गे की कुछ हड्डियां पड़ी हुई है। कुछ दारू की बोतलें भी दिखाई देती है। वो पास से देखने के लिए उनकी ओर बढ़ता है कि तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। आ गया तू मेरा शिकार बनने। बिल्कुल सही समय पर आया है तू। तुझे पता है इस वक्त मेरा खाना खाने का समय होता है। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो मुझे। श्याम, तू मुझे माफ कर दो भैया। दरअसल अपनी गरीबी से लड़ते लड़ते मैं थक गया था, इसलिए मैं इस हवेली को, जो कि आपके नाम है, इस पर चुड़ैल का साया बोलकर आपसे कम दाम पर खरीद कर ऊंचे दाम पर बेचना चाहता था। इसलिए मैंने ये सब किया। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो प्लीज। हम इंसान गलतियां करने और उनसे सीख लेने के लिए ही बने हैं श्याम। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं चचेरा ही सही, पर हूं तो तुम्हारा बड़ा भाई, जो तुम्हारी परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं, हवेली बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उसमें से आधा तुम्हारा होगा। भैया, कही सुनी बातों पर इंसान को विश्वास करने से पहले एक बार सच्चाई जानने के लिए खुद से भी कोशिश जरूर करनी चाहिए, जैसे राम ने की। उसकी एक कोशिश की वजह से आज दोनों भाइयों में लालच और स्वार्थ की जो दूरी थी वो भी खत्म हो गई। इसलिए मुश्किलों और डर को हल करने की पहल कीजिए, उनसे दूर मत भागिए। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई सच्ची कहानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपका अनुभव हमें अच्छा लगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस कहानी को एक रूप में बदलने के लिए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको समय पर मिल सके।
एक रात डॉक्टर फ्रेडी अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लैब में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। वो बहुत ही ध्यान लगाकर उस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे। उनका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था और सर गंजा था। वो बड़ी ही सावधानी से एक गुलाबी रंग के मिश्रण और एक हरे रंग के मिश्रण को अपने दोनों हाथों से हिला रहे थे। अब इन दो मिश्रणों के मिक्स होते ही मेरा प्रयोग सफल हो जाएगा और मेरा जला हुआ चेहरा फिर से पहले की तरह दिखने लगेगा। मिश्रण अच्छी तरह से हिलाने के बाद उन्होंने दोनों मिश्रणों को नीचे टेबल पर रख दिया और अपने मुंह से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही उनका जला हुआ भयानक चेहरा सामने आया। डॉक्टर फ्रेडी ने दोनों रंगों के मिश्रणों को उठाया और बहुत सावधानी और धीरे से हरे मिश्रण को गुलाबी मिश्रण में डालने लगे। डॉक्टर फ्रेडी जब मिश्रण डाल रहे थे तब अचानक लैब की खिड़की खुली और डॉक्टर फ्रेडी डर गए। डरने के कारण उनका ध्यान भटका और वो हरे रंग का मिश्रण उनके दोनों हाथों पर गिर गया। वो उबलता हुआ मिश्रण हाथों पर गिरने के कारण उनकी उंगलियां जलने लगी और उंगलियों से धुआं निकलने लगा। डॉक्टर फ्रेडी और भी ज्यादा डर गए। उनको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर पानी के नीचे अपनी उंगलियां धो ली, पर कुछ असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद उनकी उंगलियों की सारी चमड़ी जल गई और अंदर की हड्डियां दिखने लगी। उनका पूरा हाथ चेहरे की तरह बदसूरत दिखने लगा। अरे ये क्या हो गया? अब मैं इसे ठीक कैसे करूंगा? इस हरे मिश्रण ने तो मेरी पूरी चमड़ी ही जला दी। डॉक्टर फ्रेडी बहुत ही उदास हो गए क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। पर अचानक उनकी नजर गुलाबी मिश्रण पर पड़ी और उनके दिमाग में एक तरकीब आई। अगर ये गुलाबी मिश्रण मेरे काम आ जाए तो शायद मेरा हाथ ठीक हो सकता है। मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। डॉक्टर फ्रेडी ने अपने कांपती हुए उंगलियों से गुलाबी मिश्रण को उठाया और अपने हाथों पर डाल दिया। उनकी जली हुई उंगलियों से फिर से धुआं निकलने लगा, पर इस बार उन्हें जलन नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद उनकी उंगलियों की चमड़ी फिर से आने लगी। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग नहीं दिखेगा। पर डॉक्टर फ्रेडी ने देखा कि उनके दोनों हाथों के नाखून अब किसी चाकू की तरह लंबे, मोटे और नुकीले लग रहे थे। डॉक्टर फ्रेडी अपने नाखूनों को देखकर खुश होने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। मेरा चेहरा ठीक नहीं हुआ तो क्या हो गया? अब ये नाखून ही मेरे सबसे खतरनाक हथियार बनेंगे। अगली रात को एक आदमी रास्ते पर चल रहा था। बहुत रात होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा था। वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में कोई खड़ा हुआ दिख रहा था। कौन है? कौन है वहां? अचानक उस आदमी को दो हाथ दिखने लगे जिनके उंगलियों पर बड़े बड़े चाकू जैसे नाखून थे। वो आदमी बहुत डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। अगली सुबह पुलिस को उस आदमी की लाश उसी सड़क पर पड़ी हुई मिली। उसका बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को जब उसकी लाश मिली तब उसके चेहरे पर 5 होल थे जिससे खून बह रहा था। वो होल किसी नुकीली चीज से बनाए गए थे और उसी से उस आदमी की मौत हुई थी। ऑफिसर कुमार इस मर्डर की जांच कर रहे थे। क्या आसपास कोई मर्डर वेपन मिला या कोई और सुराग? नहीं सर, पूरा एरिया छान मारा, कहीं पर भी कोई वेपन या सुराग नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर कुमार को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हत्या किस हथियार से की गई थी, क्योंकि आसपास कोई भी मर्डर वेपन नहीं था। ऑफिसर कुमार और उनकी टीम ने पूरे 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की,
पर उनके हाथ कुछ भी सबूत नहीं लगा। 2 दिन बाद फिर रात को एक औरत की उसी सड़क पर हत्या की गई। ऑफिसर कुमार और उसकी टीम वहां पर जांच करने के लिए पहुंची। ऑफिसर कुमार ने देखा कि इस औरत के चेहरे पर भी वैसे ही 5 होल थे और उनसे खून बह रहा था। पर इस बार एक बात अजीब और चौंका देने वाली थी। उस औरत के माथे पर जो होल था उसमें कुछ फंसा हुआ था। ऑफिसर कुमार ने वो चीज निकालकर देखी और उस पर से खून साफ करके उसे ध्यान से देखने लगा। आखिर ये चीज है क्या? लगता है इसी नुकीली चीज से इस औरत की हत्या हुई है। सर, ये तो किसी के नाखून की तरह दिख रहा है। पर यह किसी जानवर का नाखून नहीं लगता। ये जरूर किसी इंसान का नाखून है। पर सर, किसी आदमी का नाखून इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही हमें पता लगाना होगा। ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये नाखून बीच से नहीं टूटा बल्कि उंगली से अलग हो गया है। एक काम करो, इसे टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो और इस पर जो खून है उसका डीएनए वेरीफाई करो। फिर हमारे डेटा में ये किससे मैच करता है वो देखते हैं। एक सुबह जब ऑफिसर कुमार पुलिस स्टेशन में बैठे थे तब हवालदार हाथ में एक फाइल लेकर भागते हुए आया। सर, वो नाखून किसका है वो पता चल गया। कौन है वो? सर, एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर फ्रेडी नाम है उनका। चलो उनके घर। ऑफिसर कुमार और हवालदार स्टेशन से सीधे डॉक्टर फ्रेडी की लैब में पहुंचे। वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लैब पर ताला लगा हुआ था और डॉक्टर फ्रेडी वहां नहीं थे। सर, लगता है उन्हें हमारे आने के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए भाग गए। नहीं, वो भागा नहीं होगा। अगले मर्डर की तैयारी कर रहा होगा और उसका मर्डर पैटर्न ध्यान में रखते हुए मर्डर आज रात को ही होगा। पर कहां? उसी सड़क पर जहां पहले 2 मर्डर हुए थे। पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे सर? हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हम एक ट्रैप लगाकर उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। किस टाइप का ट्रैप सर? सुनो, आज रात तुम उस सड़क पर खड़े रहोगे। जैसे ही वो डॉक्टर फ्रेडी तुम्हें मारने आएगा मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा, ठीक है? यस सर, पर इससे मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अब। ऑफिसर कुमार और हवालदार वहां से चले गए। रात हो गई। वो हवालदार प्लान के मुताबिक उस सड़क पर जाकर खड़ा हो गया और ऑफिसर कुमार थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर छिप गया। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। दूर से सिर्फ जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अचानक हवालदार को उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में कोई चलकर उसी की तरफ आ रहा था। जब वो आदमी रोशनी में आया तो हवालदार ने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रेडी ही है। डॉक्टर फ्रेडी के भयानक नाखून और बदसूरत चेहरा अंधेरे में और भी खूंखार लग रहे थे। हवालदार थोड़ा डर गया और पीछे पीछे जाने लगा। यहाँ ऑफिसर कुमार ने देखा कि डॉक्टर फ्रेडी वहां आ चुके थे, इसीलिए वो भी हवालदार की तरफ भागा। ऑफिसर कुमार वहां पहुंचे इससे पहले डॉक्टर फ्रेडी ने अपने दोनों हाथों के नाखून हवालदार की छाती में घुसाए और झट से बाहर निकाले। हवालदार की छाती में 9 छेद हो गए क्योंकि डॉक्टर फ्रेडी का एक नाखून पहले ही टूट चुका था। सारे छेदों से खून बहने लगा और हवालदार नीचे गिर गया। इतने में ऑफिसर कुमार वहां पर पहुंचा और उसने अपनी बंदूक निकालकर डॉक्टर फ्रेडी पर फायर किया। डॉक्टर फ्रेडी को सीने में गोली लगी और वो वहीं नीचे गिरकर मर गया। जैसे ही वो मरा उसके सारे नाखून उसकी उंगली से अलग होकर नीचे गिर गए। ऑफिसर कुमार वहीं हवालदार के बगल में खड़ा होकर फोन पर एम्बुलेंस वाले को बुला रहा था। वो भी बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में उसने डॉक्टर फ्रेडी जैसा इंसान नहीं देखा था। डॉक्टर फ्रेडी के मरने के बाद
आखिरकार मौत का वो भयानक मंजर खत्म हुआ।